सबसे पहले खबर अभिनेता सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था उसी को लेकर एक बड़ा खुलासा। लीलावती के डॉक्टर्स की तरफ से दावा यह किया गया है कि सैफ अली खान के घर में काम करने वाली उनकी मेड और उनका बेटा तैमूर, ये तीनों एक साथ अस्पताल पहुंचे, तीनों ऑटो में अस्पताल पहुंचे। इब्राहिम और कुणाल खेमू जो हैं वो बाद में अस्पताल पहुंचे, ये डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी दी गई है। डॉक्टर ने बताया, जिन्होंने सबसे पहले सीनियर डॉक्टर जो सीईओ भी हैं लीलावती अस्पताल में, उन्होंने बताया कि सबसे पहले सीनियर डॉक्टर वही थे जिन्होंने सैफ अली खान को अटेंड किया। और उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने सैफ अली खान को अस्पताल में आते हुए देखा तो सैफ के पूरे कपड़े खून में लथपथ थे, लेकिन फिर भी वो अपने कदमों पर चलकर अस्पताल में आए। डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेचर का इस्तेमाल सैफ अली खान ने नहीं किया। सैफ अली खान ने बहुत हिम्मत दिखाई इतने मुश्किल वक्त में, खून से पूरे लथपथ उनके कपड़े, क्योंकि उनके शरीर पर 6 घाव थे। बावजूद इसके अपनी घर में काम करने वाली मेड और अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ खुद कदमों पे चलकर अस्पताल के भीतर पहुंचे। सुनिए। नहीं हूँ मैं, जो पहले घंटे में सबसे सीनियर आदमी मिला वो मैं था। वो मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने उनको कैजुअलिटी में रिसीव किया। उन्होंने उनको देखा। ही हैज़ वॉकड इन विद स्मॉल सन, तैमूर उनका सन है, उसके साथ, और पूरा शरीर से उनका ब्लीडिंग था, कपड़ों में ब्लीडिंग था। ही वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस वुंड्स, सम डीप वुंड्स वेर देयर। ही वॉकड इन लाइक अ टाइगर। अच्छा। हाँ, ही अदरवाइज इतना इंजरीज के साथ लोग वॉक करें ये संभावना कम रहता है, बट ही वॉकड इन। तो सच रियल लाइफ में भी एक हीरो की तरह एंट्री करते हुए आए। एब्सोल्युटली। 2 mm से एक बड़ी इंजरी हो सकती है, 2 mm से वो 2 mm से इंजरी बची, वो बता दें। 2 mm इतनी स्पाइनल कॉर्ड पे बड़ी इंजरी हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड में जो बहुत डीप तक चला गया था नाइफ, उनके नाइफ या जो भी शार्प ऑब्जेक्ट था, वो थोड़ा और आगे जाता तो स्पाइन को वो डैमेज कर सकता था, विच वुड हैव बीन अ परमानेंट डैमेज टू हिज लोअर लिम्स एक्सेट्रा। आज की तबीयत कैसी है सर, आज की स्थिति? एकदम बढ़िया। कब डिस्चार्ज होंगे? वॉकिंग किए हैं, स्माइलिंग है, चेयरफुल है, चार्मिंग है। थैंक यू। डॉक्टर निशा हमारे साथ है। डॉक्टर निशा जी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं आप। थोड़ा बताएं उस दिन के बारे में। 3 बजे 3:30 बजे से ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कैसा था ट्रीटमेंट का चरण, कैसे ट्रीटमेंट किया गया? हम लोग प्री ऑप सारे ब्लड टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री उन्होंने खुद पर्सनली दी, मेडिकली जो भी उनके कंप्लेंट्स है वो सब बता दिया, क्या कैसे ट्रॉमा हुआ वो भी बता दिया। ब्लड टेस्ट सारे नॉर्मल थे, इन्वेस्टिगेशंस उसके 2D एक और ये सब हमने रिकवरी रूम में कर दिया। सब ठीक था, ओरिएंटेड थे, हिमोडायनेमिकली स्टेबल थे, तो हमने उनको अंदर ले लिया। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट से बड़ा कंफर्टेबल होकर बातचीत करते हैं। आपकी क्या बातचीत हुई, आप क्या बात कर रहे थे, वो क्या बता रहे थे? वो अपने क्या कैसा ट्रॉमा हुआ, कैसे वो आए और क्या क्या हो रहा था, वो सब डिटेल में उन्होंने बताया। क्या बोल रहे थे, मतलब कैसे वो ट्रॉमा में? ऐसा तो उन्होंने रियल लाइफ में तो कभी नहीं हुआ होगा। नहीं, उनको ऐसा लग गया, उन लोग डैमेज कर रहे थे और कोई तो भी आवाज़ आ रही थी, कुछ तो बातें कर रहे थे फ़ोन पे, वो सब बता रहे थे। वो बच्चे को लेकर बहुत कंसर्न थे, छोटा बच्चा साथ में आया था। हाँ, बच्चे को लोग कंसर्न थे, बट अभी हम लोग तो रिकवरी। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सैफ अली खान के घर पर जो हमलावर था उसका एक नया सीसीटीवी सामने आया है। रात 1:37 का ये सीसीटीवी है जो सामने आया है, और इसमें कोई शख्स सीढ़ियों पर देखिए कैसे चुपके चुपके चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये शख्स चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ और ये सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1:37 आपको समय भी दिखेगा। सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें समय भी नजर आ रहा है, तारीख भी नजर आ रही है। और ये शख्स सैफ अली खान की जो बिल्डिंग है उसका जो फायर एग्जिट है, और फायर एग्जिट के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन्हीं सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वही पॉइंट लग रहा है जहां से जब ये शख्स तेजी से वापस जा रहा था उस वक्त इसकी तस्वीर कैद हुई है। लेकिन जिस समय ये शख्स ऊपर जा रहा था उस समय की ये तस्वीर भी यहां इसी पॉइंट पर नजर आ रही है। वही शख्स है, क्योंकि हुलिया बिल्कुल वैसा ही है। वही काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, वही काले रंग का बैग है, और चेहरे पर इसने कपड़ा बांधा हुआ है। जिस वक्त सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था उस वक्त ये कपड़ा जो है इसके चेहरे पर बंधा हुआ नहीं था, कंधे पे पड़ा हुआ नजर आ रहा था। तो कमोबेश ये वही शख्स नजर आ रहा है जिसकी उतरती हुई तस्वीर पहले ही सामने आ गई थी, जिसमें इसका चेहरा भी नजर आ रहा है। और अब ये तस्वीर जिस समय
ये शख्स ऊपर जा रहा था सैफ अली खान के घर की तरफ। उस वक्त की ये तस्वीर, रात 1:37 की ये तस्वीर जो यहां सीसीटीवी में कैद हुई है। इसकी चाल को देखकर ही समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये चोरी छिपे। ये शख्स बहुत एहतियात के साथ कि कहीं किसी की नजर इस पर ना पड़ जाए, अगर कोई हो इस तरफ तो फिर ये छुप जाए, दुबक जाए, इस अंदाज में धीरे धीरे कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ देखा जा रहा है। उसी पॉइंट पर जहां से इसके उतरने की तस्वीर भी आप पहले देख चुके हैं। तो ये वही पॉइंट एक लग रहा है जहां पर सीसीटीवी की पकड़ में ये शख्स आया है, क्योंकि बाकी तो इस सोसाइटी में जितने सीसीटीवी और लगे हुए हैं या आसपास की और सोसाइटीज में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं वहां पर कहीं ये शख्स नजर नहीं आया है। लेकिन बस एक यही पॉइंट है। ये देखिए, जब ये उतर रहा था तो वो भी यही पॉइंट, और जब चढ़ रहा था वो भी यही पॉइंट। और कपड़े देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं पहले आपसे कह रही थी कि जिस वक्त ये चढ़ रहा है सीढ़ियों पर उस वक्त इसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है, और बाद में वो कपड़ा जो है देखिए कैसे साइड में कंधे पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो 1:37 पर सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ और 2:33 पर सीढ़ियों से उतरता हुआ और तेजी से उतरता हुआ और हड़बड़ाहट में उतरता हुआ, क्योंकि जिस वक्त सीढ़ियां चढ़ रहा है उस वक्त आप समझ सकते हैं कि कितनी एहतियात से, बिल्कुल चुपके चुपके, किसी की नजर ना पड़ जाए, अगर कोई हो इस तरफ तो फिर ये उससे दुबक जाए, उसकी आंखों से बच जाए। इस एहतियात के साथ ये ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ये वापस लौट रहा होगा, भागने की फिराक में होगा, उस वक्त उसे इस बात का एहसास रहा होगा कि कहीं पीछे से कोई आ ना जाए, क्योंकि वारदात को अंजाम देकर आया था, इसीलिए बहुत तेजी के साथ नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है 2:33 पर। और 1:37 पर उसी पॉइंट पर उन्हीं सीढ़ियों पर चुपके चुपके चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अब 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। इसी एक व्यक्ति के ये दोनों सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। आपको बता देते हैं, एबीपी न्यूज पर सैफ अली खान पर ये जो हमला हुआ है, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला हुआ उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। तस्वीर दिखाइए जरा। जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला हुआ, वो चाकू डॉक्टर्स बता रहे थे कि 2.5 इंच का जो टुकड़ा है वो कमर में ही अटका रह गया था। तो वो चाकू का टुकड़ा डॉक्टर्स ने निकाला है। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये चाकू का हिस्सा था जो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में अटका रह गया था, जिसे डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके सर्जरी करने के बाद निकाला है। और वहीं डॉक्टर्स ने जब निकाला है तो अस्पताल में ही वो चाकू का टुकड़ा, उसकी तस्वीर आपके सामने है। यही हिस्सा था सैफ अली खान की कमर में, रीढ़ की हड्डी में अटका हुआ था, और ये 2.5 इंच तक सैफ अली खान की कमर में, रीढ़ की हड्डी में चाकू घुपा हुआ था। वहीं पर यह चाकू टूट गया और डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया है, आज जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया सैफ अली खान का, कि सिर्फ 2 मिलीमीटर, अगर सिर्फ 2 mm ये चाकू और अंदर घुस जाता ना, तो फिर सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में जो नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं, जो इंसान के शरीर में उसके चलने फिरने में बेहद सहायक होती हैं, वो डैमेज हो सकती थी और तब ये मामला और गंभीर हो सकता था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, वो चाकू जिससे हमला किया गया, वो जो हिस्सा चाकू का कमर में, रीढ़ की हड्डी में फंस के रह गया था, उसको डॉक्टर्स ने निकाला। वो चाकू का हिस्सा इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं सूरज। और उससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी तक जो कहा जा रहा था कि साहब कोई तस्वीर नहीं मिल पा रही है उस संदिग्ध की, जो आरोपी सैफ अली खान के घर पर पहुंचा, वहां पर वारदात को अंजाम दिया, अब एक नहीं उसकी 2 तस्वीरें सामने आ गई हैं। जिस वक्त वो सैफ अली खान के घर में जा रहा था उस वक्त भी उसी सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हुई है। 1:37 पर घर में जाते हुए, 2:33 पर घर से भागते हुए। सूरज जी बिल्कुल, देखिए आपको 2 सीसीटीवी फुटेजेस टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहले में 1:37 पर वो जा रहा है और उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है और उसके कंधे पर सैक बैग भी दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो दूसरा फुटेज है वो 2:33 का है, जब वो लौटते आ रहा है, लेकिन इस दौरान जब वो वापसी कर रहा है उसके चेहरे पर वो मास्क नहीं है, उसने चेहरा ढका हुआ नहीं है। तो पुलिस के पास 2 फुटेजेस हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जाते हुए फुटेज में उन्हें इस तरह के कोई सबूत दिख नहीं रहे हैं कि कैसे उस शख्स को पकड़ा जाए, लेकिन आते वक्त का जो फुटेज है उसमें उसका चेहरा साफ नज़र आ रहा है, जिसके आधार पर जांच चल रही है, संदिग्ध की तलाश की जा रही है। क्योंकि एक चेहरा क्राइम ब्रांच और जो लोकल पुलिस है उसके सामने था, जिसे पकड़ना बड़ा ही ज़रूरी था, और इसी के चलते
30 से अधिक की टीम बनाई गई है जो आरोपी की लगातार तलाश में जुटी हुई है। मैं आपको पैन करके कैमरा दिखाना चाहूँगा कि इस पुलिस स्टेशन में फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच के भी अधिकारी मौजूद है, जिसमें डीसीपी दत्ता नलावड़े और उसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड यूनिट के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। आपको पहली मंजिल पर दिखाई दे रहा होगा, तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। सीनियर के केबिन में बैठे हुए हैं। दो डीसीपी रैंक के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। एक क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं, तो वहीं पर जो दूसरे डीसीपी हैं वो इस इलाके के डीसीपी हैं, जो 9 के डीसीपी दीक्षित गेडाम जिनका नाम है। तो सभी लोग अपनी ओर से जांच कर रहे हैं। जो संदिग्ध लाया गया है उससे पूछताछ भी की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने ये ऑफिशियली बात कह दी है कि वो आरोपी नहीं है, उसे हम गिरफ्तार नहीं करें, लेकिन उससे कोई जानकारी मिल सकती है क्या, ऐसा प्रयत्न मुंबई पुलिस का यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो 2 फुटेजेस सामने आए हैं ये इस बात को बताते हैं कि कैसे आरोपी ने पूरा प्रिकॉशन लिया था ताकि उसकी पहचान न की जा सके, वो अपनी पहचान छुपा सके। इस वजह से सिर्फ आंखों के अलावा उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल सूरज, और इस वक्त ये चाकू जिससे हमला हुआ वो चाकू भी नजर आ रहा है। ये कुछ जानकारी मिल पाई है क्या सूरज? ये जो चाकू है जो रीढ़ की हड्डी में फंसा रह गया था, जिसको बाद में डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके निकाला है, ये जो हमलावर था अपने साथ चाकू लेकर आया था या वहीं पर हाथापाई में सैफ अली खान के घर से ही उसने ये चाकू उठाया और उससे वार किया? सूरज, देखिए ये कहाँ से लाया गया था इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं है, लेकिन इसका जो हिस्सा सैफ अली खान के शरीर में रह गया था, आप जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो विजुअल्स देख रहे हैं चाकू का, ये जो हिस्सा था इसे जब निकाला डॉक्टरों ने तो उसे अब पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, क्योंकि अब वो जांच के लिए अहम सबूत है पुलिस के लिए, तो उसे भी पुलिस ने रिकवर किया है, वो अपने पास रख लिया है। जांच में उसे आगे इस्तेमाल किया जाएगा जब ये मामला ट्रायल के स्टेज पर जाएगा। बहरहाल उसे जब बॉडी से निकाला गया उसे संभाल कर रखा गया है। इस मामले की आगे की जांच के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो चाकू साथ में लाया था या घर से ही उसने किचन से ये चीज़ें उठाई थी, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, लेकिन इस चाकू को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई में कितना जानलेवा वार जो इस चाकू के जरिए हमलावर ने सैफ अली खान पर किया होगा। देखिए जरा आप चाकू की लंबाई देखिए, और इसका जो 2.5 इंच का टुकड़ा था, हिस्सा था, आगे का हिस्सा, वो सैफ अली खान की कमर में रीढ़ की हड्डी में वो फंस गया था। और इसी हालत में सैफ अली खान जो है वो खून से लथपथ अस्पताल पहुंचे थे। और जैसा कि डॉक्टर नीरज जो COO हैं लीलावती अस्पताल के, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि रात में जब सैफ अली खान अस्पताल पहुंचे तो जो सबसे सीनियर डॉक्टर वहां पर उनको अटेंड करने वाले थे वो डॉक्टर नीरज ही थे। और डॉक्टर नीरज ये बता रहे थे कि वो खुद हैरान हो गए देखकर कि सैफ अली खान, साथ में उनके घर काम करने वाली उनकी मेड, उनके साथ उनका बेटा तैमूर जो मुश्किल से 7-8 साल का होगा, और ये तीनों चले आ रहे हैं। और सैफ अली खान ने जो कपड़े पहने हुए थे वो पूरी तरीके से खून से लथपथ, क्योंकि सैफ अली खान के शरीर पर 6 घाव थे, 6 वार थे, और उन 6 के 6 घाव से, वार से खून रिस रहा था। सैफ अली खान के कपड़े पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुके थे। और इस हालत में भी सैफ अली खान बड़ी मजबूती के साथ खुद अपने पैरों पर चलकर अस्पताल पहुंचे। बाद में उन डॉक्टर नीरज से भी और जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थी जिन्होंने एनेस्थीसिया दिया सैफ को, उनसे भी हमारे सहयोगी ने बात की, और वो भी ये बता रही थी कि सैफ अली खान पूरी तरीके से होश में थे, वो सही से सवाल जवाब कर रहे थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मृत्युंजय ने ही तमाम डॉक्टर्स से बात की। और मृत्युंजय, ये वो चाकू का हिस्सा भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसे डॉक्टर्स ने सर्जरी के बाद सैफ अली खान के शरीर से निकाला। वाकई में ये तो बड़ा जानलेवा हमला था, और बावजूद इतने बड़े हमले के सैफ अली खान मजबूती के साथ इस हालात में डटे रहे। डॉक्टर से बातचीत करके इसी का अंदाजा लग रहा है मृत्युंजय। निश्चित तौर पर डॉक्टरों ने जिस प्रकार से हमें जानकारी दी, ये बहुत ही सौभाग्य की बात रही कि सैफ अली खान को इतनी गंभीर चोट नहीं आई। सिर्फ 2 mm का फासला था ज़िंदगी और मौत के बीच में। जो स्पाइनल कॉर्ड में ये इंजरी थी, स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड था वो बाहर आ रहा था। यानी अगर आप सिर्फ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है लगभग उसे उस हथियार ने टच कर दिया था, अगर 1 या 2 इंच और गहरा होता तो जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता, जीवन भर के लिए पैरालिसिस हो सकता था, जान जा सकती थी। ये जानलेवा हमला हुआ था।
निश्चित तौर पर डॉक्टरों का यही कहना है कि 2 mm से ये बाल बचे हैं और ये जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ब्लेड की, ये वही धारदार हथियार है। यही इस्तेमाल किया गया था सैफ अली खान पर हमला करने के लिए और यही शरीर में फंसा हुआ था। डॉक्टरों से हमने ये भी पूछा कि ये जो धारदार हथियार था इसको आगे आपने क्या किया। उनका कहना था कि हमने सर्जरी के बाद में एक प्रोटोकॉल के तहत, नियम के तहत जाँच एजेंसी यानी पुलिस कर्मचारियों को सौंप दिया है ताकि उनकी जाँच में ये कारगर साबित हो सके और पता चल सके कि किस प्रकार का हथियार था और आरोपी से वो हथियार का जो हिस्सा अगर रिकवर होता है या फिर कहीं फेंका गया रिकवर होता है तो उसे मिलान कर सके। लेकिन डॉक्टर कर रहे हैं कि ये बेहद जानलेवा था, पर बहादुरी की तारीफ की सैफ अली खान की, कहा कि वो सिनेमा के पर्दे पर तो हीरो है लेकिन जब वो अस्पताल में आए तो रियल लाइफ हीरो की तरफ आए, क्योंकि खून से वो लथपथ थे। साथ में 8 साल का बच्चा तैमूर था, घायल एक नैनी थी, हाउसमेट थी, ये तीनों अस्पताल में चलकर आए। उनको व्हीलचेयर ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें व्हीलचेयर की आवश्यकता नहीं है, खुद चलकर आए और सिर्फ एक ही कंसर्न था, एक पिता का अपने बच्चों के लिए। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से हमने बात की, उन्होंने डॉक्टर निशा से उन्होंने ये बताया कि जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो उन्होंने एनेस्थीसिया देने से पहले एक कंफर्टेबल किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है पेशेंट से। तो सैफ अली खान बार बार सिर्फ बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, तैमूर के बारे में पूछ रहे थे, उसकी हालत के बारे में बात कर रहे थे और बहुत चिंतित थे बच्चों को लेकर। लेकिन बाद में जब एनेस्थीसिया का असर होने लगा उनके ऊपर, उसके बाद में उनकी सर्जरी शुरू हुई और डॉक्टरों का कहना था कि पूरे इलाज के दौरान वो बहुत बहादुरी से अपना इलाज करवाते रहे। ऐसा लगा ही नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा कोई चिंता हो रही हो, बस वो अपने बच्चों को लेकर ज़रूर चिंतित थे। और आपको बता दें कि बहुत गंभीर सर्जरी थी जो जिन डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट किया, खास करके जो उस समय कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद थे, न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद थे, डॉक्टर नितिन जो कि न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सर्जरी की थी। उन्होंने ही स्पाइनल कॉर्ड के पास से ये ब्लेड का हिस्सा, धारदार हथियार का हिस्सा निकाला था और बाद में सर्जरी के बाद में इसे पुलिस को जांच के लिए हैंडओवर कर दिया। और यही मजबूत इच्छा शक्ति सैफ अली खान की, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि कल इतना मेजर ऑपरेशन हुआ, इतनी मेजर सर्जरी हुई और आज सैफ अली खान जो है वो मुस्कुरा भी रहे हैं। आज डॉक्टर्स ने सैफ अली खान को उनके पैरों पर खड़ा भी कर दिया है और आज सैफ अली खान को चलाया भी गया है, आईसीयू से उनको रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर ये देखिए, ये बहादुरी का परिचय है और ये बताता है कि जो एक मरीज है या फिर सैफ अली खान है, उनका मानसिक इस समय संतुलन किस प्रकार का है। एक स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और इच्छा शक्ति प्रबल है। इसीलिए तो देखिए, इतना धारदार हथियार से हमले के बावजूद वो 24 घंटे बाद उनकी स्थिति क्या है, वो सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टरों से मुस्कुराकर बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर को उनका अपना हालचाल बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टरों ने एक काम सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति को उनसे मिलने नहीं देना है। वजह है इन्फेक्शन का, एक इन्फेक्शन का खतरा सर्जरी के बाद बना रहता है, इसलिए आईसीयू में किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, इन्फेक्शन के खतरे को टाला जाए इसीलिए रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। बावजूद इसके जो विजिटर्स हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, उनको लेकर पाबंदी अभी अस्पताल की तरफ से रखी गई है। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, वो हथियार जिससे हमला सैफ अली खान पर हुआ, डॉक्टर्स ने वो जो घुपा हुआ हिस्सा चाकू का था सर्जरी करके निकाला सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी से, वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये हमलावर, जिसकी अभी तक तो सिर्फ भागते हुए की चेहरे की एक तस्वीर थी, लेकिन अब जिस वक्त ये दबे पांव चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। और ये दोनों सीसीटीवी फुटेज जो है वो उसी एक ही पॉइंट के हैं। गणेश, जी बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी टाइमलाइन देखें तो करीब करीब 1 घंटा ये इस पूरे बिल्डिंग में था। 1:47 पर ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, 6ठी मंजिल का सीसीटीवी कैमरा है, यानी अगले 5 से 10 मिनट में ये ऊपर पहुंचा होगा। और जैसा मेड ने स्टेटमेंट दिया था कि 2 बजे के करीब उसने उसको पहले बाथरूम के पास देखा, तो आधा घंटा ये घर के अंदर था और आधा घंटा बिल्डिंग के परिसर में ये मौजूद था। ऊपर जाने की कोशिश इसने की और तब वो वहाँ पे पहुँचा। तो 1 घंटा एक व्यक्ति इस पूरे इमारत में रहता है, जो चोर है, दबे पाँव आते हुए दिख रहा है। जाते समय जब वो ऊपर जा रहा है तब उसके चेहरे पर कपड़ा है, बैग है और दबे पाँव, किसी को कोई शक ना हो, किसी को कोई किसी तरह का भनक ना लगे, दबे पाँव ये 11वीं मंजिल पे पहुंचता है। जाते वक्त क्योंकि इतना बड़ा हमला उसने कर दिया था, इतना बड़ा
इतनी घटना को अंजाम दिया था उसने, तो पैनिक करते हुए वो अपना चेहरा छुपाना भूल गया। यानी ये पूरा एक क्रिमिनल है जिसे सब पता है कि कैसे अपने आप की आइडेंटिटी छुपानी है। तो जाते वक्त तो वो करने में कामयाब हो गया, लेकिन आते वक्त वो कर नहीं पाया क्योंकि पैनिक में था और उसका चेहरा उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पे पुलिस अब आगे जांच कर रही है। अगर इस चाकू की बात करें तो डॉक्टर्स भी जब हमको कल बता रहे थे तो 3 इंच ये लंबा चाकू है। ये 3 इंच तो एक हिस्सा है, यानी कितना बड़ा चाकू ये व्यक्ति वहाँ पर ले गया होगा। ये कई बड़े सवाल खड़ा करता है कि एक व्यक्ति मुंबई में इतने हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में इतना बड़ा चाकू, और जिस प्रकार का हमला उसने किया, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्पाइन को पियर्स करते हुए गया है। यानी अगर थोड़ा 19-20 होता और समय पे उन पर उपचार ना होता तो संभवता थी कि सैफ अली खान ज़िंदगी भर के लिए पैरालिसिस उनको हो जाता और वो बेड रिडन हो जाते। डॉक्टर्स की अच्छी सर्जरी और जो टीम थी डॉक्टर्स की, उन्होंने एक नया जीवनदान दिया है। सैफ अली खान की इच्छा शक्ति को हम कह सकते हैं कि ऑटो में इतनी दूर इतनी गंभीर चोट के साथ इतने 3 इंच के चाकू को अपने पीठ में लेकर वो अस्पताल तक पहुँचे। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले का उन पर निश्चित कर्म होगा, या उनको हाथ आशीर्वाद था कि वो इस प्रकार इस पूरे हमले में बच गए। और चाकू अगर देखें तो ये कोई हेक्सा ब्लेड नहीं है। जो महिला स्टाफ नर्स ने स्टेटमेंट दिया है मुंबई पुलिस को, उसमें उसने कहा कि हाथ में हेक्सा ब्लेड था, लेकिन हेक्सा ब्लेड नहीं तो ये चाकू था। तो क्या चाकू और हेक्सा ब्लेड दोनों ये लेकर गया था? एक हाथ में लकड़ा था, स्टेटमेंट में उसने बताया है, यानी इसकी बैग में और भी औजार होंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सैफ अली खान पर हमले को लेकर। ये जानकारी निकल कर आ रही है कि ये जो 2 सीसीटीवी की तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, इस पे गौर कीजिए जरा। जब ये हमलावर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तब ये नंगे पैर है, इसके पैरों में जूता मोजा कुछ नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब ये वारदात को अंजाम देने के बाद नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है, भागता हुआ नजर आ रहा है, तब इसके पैरों में जूते हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे बिल्कुल नंगे पैर, बहुत ही दबे पांव से, कोई आवाज ना हो, कोई आहट ना हो। देखिए किस तरीके से धीरे धीरे ये सीढ़ी चढ़ रहा है, और जब ये सीढ़ियां उतर रहा है तो बहुत तेजी के साथ, और पैर में काले रंग के जूते भी नजर आ रहे हैं। जब सीढ़ियां उतर रहा है तो तेजी के साथ काले रंग के जूते इसके पैरों में नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक फर्क और है, देखिए जब सीढ़ी चढ़ रहा है तो बैग देखिए इसका कितना भरा हुआ लग रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि जो जूते जब ये सीढ़ियां चढ़ रहा है तो इसने अपने बैग में रखे हुए हैं, और उसके बाद जब ये वापस नीचे उतर रहा है तो इसका बैग जो है वो उतना भरा हुआ नहीं नजर आ रहा है जितना ऊपर चढ़ते वक्त नजर आ रहा था। देखेंगे आप गौर से तो आपको अंदाजा होगा इस बात का। तो जब नीचे उतर रहा है तो इसका बैग कुछ खाली लग रहा है और पैरों में इसके जूते आ गए। जब ऊपर चढ़ रहा है तो इसका बैग भरा हुआ है और पैर जो हैं इसके खाली, नंगे पैर ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा हो सकता है। जब ये चोरी को अंजाम देते हो तो ऊपर जब चढ़ते हो या चोरी करने के लिए जब जा रहे हो उस वक्त पैरों से जूते निकाल दें, और जब इन्हें भागना हो या जब ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं उस वक्त वहां जाकर ये पैरों में जूते पहन लेते हो ताकि भागने में फिर इनको आसानी हो। इसी को लेकर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी हमारे साथ सब बने हुए हैं। सूरज ओझा का रुख कर लेते हैं और सूरज से जानते हैं। अच्छा, सूरज हमारे साथ नहीं है, गणेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, ये जब चढ़ रहा है ऊपर तो पैरों में जूते नहीं है, जब उतर रहा है तो फिर जूते पहने हुए हैं। जाहिर सी बात है ये चोरी के इरादे से जब जाते होंगे तो ये भी इनका एक हथकंडा, इनका एक पैतरा रहता होगा। लेकिन इस बीच ये जो चाकू को लेकर आप जिक्र कर रहे थे ना कि वो हेक्सा ब्लेड की बात नर्स की तरफ से कही गई, लेकिन अब तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये तो एक बड़ा चाकू है जिससे सैफ अली खान पर वार हुआ। गणेश जी बिल्कुल, तो यही सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहे हैं और उसके जवाब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएंगे। क्योंकि महिला तो कह रही कि हेक्सा ब्लेड एक हाथ में था और एक हाथ में लकड़ा था, लेकिन जिस चाकू से सैफ अली खान पे वार किया, जो जिसका टुकड़ा उनकी पीठ पर अंदर घुस गया था और डॉक्टर्स ने निकाला, वो तो चाकू है। तो क्या हेक्सा चाकू ये सब लेके गया था? जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि बैग है, बैग में और भी औजार होंगे। तो एक बात तो तय है कि ये एक हिस्ट्री शीटर ऐसा क्रिमिनल है जो किसी की जान लेने से भी कतराएगा नहीं। ये बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल है और इसी वजह से इतनी शातिर तरीके से ये ऊपर तक गया। नहीं, लेकिन इस बात को लेकर भी तो हैरानी हो रही है ना कि ये इतना शातिर क्रिमिनल है, इतने सारे हथियार लेकर ये अपने साथ गया और इस चालाकी के साथ ये गया, लेकिन देखिए इसका चेहरा भी सामने आ गया और तब भी बावजूद इसके कि चेहरा साफ नजर आ रहा है,
30 घंटे 35 घंटे से ज्यादा हो चुका है वारदात को जब इसने अंजाम दिया, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस इसकी पहचान तक नहीं कर पाई है। ये अपने आप में मुंबई पुलिस की किरकिरी करा रहा है। गणेश जी बिल्कुल, सवाल तो खड़े होंगे और सवाल तो पूछे भी जाएंगे, क्योंकि मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में और इतने बड़े व्यक्ति के घर में अगर हमला होता है, और जिस पुलिस को हम स्कॉटलैंड यार्ड के बाद की श्रेष्ठ पुलिस बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 बताते हैं, अगर वो पुलिस 30 घंटों बाद भी खाली हाथ होगी तो सवाल तो उठेंगे। मुंबई पुलिस ने 20 टीमें बनाई है, लेकिन उसके बावजूद ये आरोपी हाथ नहीं लग रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, मीडिया भी सवाल पूछ रहा है और जनता भी सवाल पूछ रही है, और एक सवाल पूरी कानून व्यवस्था पर भी यहाँ पर है। जिस तरह की घटनाएं मुंबई में पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, उसको देखते हुए कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, और जितनी देरी इस आरोपी को पकड़ने में होगी उतने सवाल पूछे जाएंगे, सवाल बढ़ते जाएंगे और प्रश्न उपस्थित होंगे मुंबई पुलिस की कार्यक्षमता पर, मुंबई की न्याय व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर और महाराष्ट्र सरकार पर भी। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, वो सीसीटीवी में एक ही पॉइंट की अब 2 तस्वीरें सामने आ गई हैं इसकी। जब ऊपर चढ़ रहा था उस वक्त भी उसी सीसीटीवी में इसकी तस्वीर कैद हुई है, और जब वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहा था ये हमलावर, उस वक्त भी उसी सीसीटीवी में इसकी तस्वीर, जिसमें चेहरा भी नजर आ रहा है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कई सवालों के जवाब जो पुलिस को देने होंगे। और ऐसे में एक बात जो कही जा रही थी सुबह, जिस बात का जिक्र सूरज ओझा भी कर रहे थे, कि साहब कोऑर्डिनेशन की कमी, समन्वय की कमी नजर आ रही है मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच में। क्या ये एक वजह है कि मामला अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है? मृत्युंजय। रोमाना, बिल्कुल देखिए, जो सीसीटीवी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये पूरा घटना 1 घंटे का है। पूरी 1 घंटे की पिक्चर है। 1:32 के भीतर या उससे 5-10 मिनट पहले वो बिल्डिंग परिसर में दाखिल हुआ। सीसीटीवी में हमें दिख रहा है 1:32-34 के आसपास, और फिर ठीक 1 घंटे बाद वो उसके भागने की तस्वीर है। 1 घंटे में इसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। जो कुछ वाकया सैफ अली खान के घर में हुआ है वो इस 1 घंटे के दौरान हुआ है। अब सवाल ये है कि इतने घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है। इसमें बिल्कुल शक संदेह नहीं है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आती है। दरअसल ये मुंबई पुलिस में ये कॉमन है कि क्रेडिट की होड़ होती है। हर कोई चाहता है कि उसके जो केस हैं वो खुद सॉल्व करे, चाहे वो लोकल पुलिस हो, वो चाहेगी कि वो केस सॉल्व करे जो उनके यहाँ रजिस्टर्ड है। क्राइम ब्रांच चाहती है कि वो केसेस सॉल्व करे, और जो उनका नाम है क्राइम ब्रांच का कि पेचीदा केस भी वो हल कर लेते हैं, तो वो नाम बरकरार रखें। तो कहीं ना कहीं एक होड़ तो होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अधिकारी के अंतर्गत ये सभी काम करते हैं, और उस अधिकारी की जवाबदेही बनती है। उस अधिकारी पर भी काफ़ी दबाव होगा, बड़े अधिकारियों का दबाव होगा, सरकार का दबाव होगा, और मीडिया का भी दबाव है, आम लोगों का भी दबाव है। सभी सवाल यही पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे सैफ अली खान के घर में कोई इतना धारदार हथियार लेकर घुस जाता है, घटना को अंजाम देता है और पकड़ा नहीं जाता, फरार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात होगी कि ये जो आरोपी है ये सामान्य चोर नहीं है, ये हिस्ट्री शीटर जरूर होगा। इसकी ये कहीं ना कहीं निकल कर ज़रूर भविष्य में आ सकता है, और इसने ऐसी चोरी की घटनाओं को पहले अंजाम दिया होगा, ये बेहतर वाकिफ़ है। अब जो व्यक्ति पहली बार में ही अगर ऐसी चोरी के दौरान वो जान लेने से भी नहीं कतरा रहा है इतने धारदार हथियार का इस्तेमाल करके, तो आप मानकर चलिए कि ये एक हिस्ट्री शीटर होगा। इसके ज़रूर पहले कोई गुनाह किए होंगे, और जो हिस्ट्री शीटर होता है उससे पुलिस से बचने के पैतरे तरीके भी पता होते हैं। उसे पता है कि टेक्निकल एविडेंस के आधार पर वो पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे चोर जो होते हैं वो, या ऐसे हमलावर आरोपी इस प्रकार के टेक्निकल चीज़ें यानी मोबाइल या इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपने आप को सीसीटीवी तस्वीरों से वो गायब ही रखते हैं। संयोग ही कहेंगे कि एक तस्वीर इसकी यहाँ पर कैद हो गई 6वीं मंजिल पर, बाकी जगहों पर जाते समय भी उसका मुंह ढका हुआ है। बाकी जगह की सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें आई नहीं हैं, और जो तस्वीरें आई भी हैं तो बहुत धुंधली हैं, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि वही आरोपी है या कोई और है। तो कुल मिलाकर हाथ खाली हैं, पर कहीं ना कहीं आरोपी को पता होगा कि उसने सैफ अली खान पर हमला किया है, तो पुलिस तो उसके पीछे लगेगी ही। वो भी कहीं ना कहीं खबरों के माध्यम से देख रहा होगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट चल रही है मुझे पकड़ने के लिए, और वो कहीं ना कहीं मुंबई शहर से भागने की फिराक में भी होगा, और ये बात पुलिस को पता है, और पुलिस इसी दिशा में काम कर रही होगी। पर निश्चित तौर पर अगर समय बीतता चला जाएगा तो सवाल खड़े होंगे, और कहीं ना कहीं पुलिस का जो दावा रहता है कि वो एक दुनिया की बेस्ट पुलिस फोर्स में से एक है, उस पर तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। गणेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब पुलिस करेगी क्या, क्योंकि ये तस्वीर सीसीटीवी वाली ये तो पुलिस के पास है ही पिछले कई घंटे से, अभी तक तो लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। और ले देकर पुलिस ने एक इससे मिलता जुलता शख्स जिसको हिरासत में लिया है उससे पूछताछ चल रही है। तो अभी का और अपडेट क्या मिल रहा है? पुलिस की तरफ से नई कोशिशें क्या की जा रही?
जी देखिए, मुंबई पुलिस इस शख्स के बारे में जानकारी लेकर इसका जो बैकग्राउंड है वो चेक करते हुए इसके अगर कोई घर परिवार के लोग होंगे या हैं उनसे पूछताछ हो रही है। इसके साथ पहले जो केसेस में गुनहगार थे जिनको पकड़ा गया था, अगर वो बाहर है तो उनसे बाहर पूछताछ करने की कोशिश हो रही है, या तो अगर जेल में होंगे तो जेल जाकर पूछताछ हो रही है। मुंबई पुलिस ने अपना पूरा नेटवर्क माफ़ कीजिएगा, खबरियों का नेटवर्क एक्टिव कर दिया है। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए तमाम यूनिट्स मुंबई क्राइम ब्रांच की इस आरोपी के पीछे है। इस आरोपी की जानकारी दी गई है और रेलवे स्टेशन बांद्रा के आसपास के परिसर, जैसा हम बता रहे थे कि आगरीपाड़ा, रे रोड, दादर, इन जगहों पे उसके होने की गुंजाइश है, तो वहाँ पे टीमें हैं और कुछ टीमें मुंबई के बाहर भी गई हैं। पूरा नेटवर्क एक्टिव कर दिया गया है। जो स्पेशल टीम्स हैं, टेक्निकल सर्विलेंस में एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी मदद दी जा रही है। सिर्फ सैफ अली खान के सीसीटीवी या उनकी इमारत के सीसीटीवी कैमरे की मदद नहीं ली जा रही, तो बांद्रा के आसपास के परिसर से, क्योंकि ये चोर आया तो होगा किसी रास्ते से, सही। तो इसका ट्रेस, इसका जो रूट है वो जानने की कोशिश करने के लिए कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है। एक टीम बिठाई गई है जो उसका रनवे पाथ, या जो जब वो वहाँ से भागा वो रूट बना रही है, ताकि एक पॉइंट तक वो पहुँचें कि वो आखिर में कहाँ गया था, और उसके बाद को ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा कुछ ली होगी तो उन तक भी पहुँचने की कोशिश हो रही है। क्योंकि इसने भागने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल किया है, उन तक पहुंचकर, या उस समझो किसी ऑटो का इस्तेमाल किया है, या ट्रेन में गया है, या टैक्सी ली है, तो वो टैक्सी, ट्रेन, ऑटो जो भी कुछ होगा वो उस बारे में जानकारी हासिल करने की मुंबई क्राइम ब्रांच कोशिश करे। तो ये कहाँ तक पहुँचा है ये मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच जान रही है, और उसके आधार पे ही आगे की तफ्तीश की जाएगी। और ये कहाँ जा सकता है इस बारे में भी अपने खबरियों या अपने जो सोर्स का नेटवर्क है एक्टिव करके उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश चल रही है। रोमाना, बिल्कुल, देखिए भागा तो है, भागने के लिए साधन का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन अब सवाल ये कि कहां तक भागा है। मुंबई में ही कहीं भागकर छिपा हुआ है, मुंबई से बाहर निकल गया है, महाराष्ट्र में कहीं छिपा हुआ है, या फिर महाराष्ट्र से भी बाहर निकल गया है, इसको लेकर अभी पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि चेहरा इसका सामने है, और अगर चेहरा सामने होने के बावजूद पुलिस इसकी शिनाख्त नहीं कर पा रही है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि इसका चेहरा सामने है, बावजूद इसके अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, और इसी वजह से ये मामला पेचीदा और उलझा हुआ नजर आ रहा है। इतना बड़ा अगर ये हिस्ट्री शीटर है तो जाहिर सी बात है पुलिस रिकॉर्ड्स में इसका पूरा का पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड होना चाहिए, इसका नाम, पता, इसकी तमाम जो कुंडली है वो वहां पर पुलिस रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि पुलिस के हाथ में कुछ लगा है। इससे मिलता जुलता एक शख्स पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन साथ ही पुलिस भी इस बात को कहने में चूक नहीं रही कि नहीं, ये वो शख्स नहीं है जिसको हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे में आखिरकार ये पूरी की पूरी जांच किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है? सवाल पुलिस से है, और फिलहाल पुलिस के पास कोई जवाब नजर आ नहीं रहा।